गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में हमने एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया, खनिज लवण का। खनिज लवण आपको बताया कि शरीर में कितना % इसका हिस्सा होता है, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है और कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर हमने इसके वर्गीकरण के बारे में जाना कि खनिज लवण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। एक होते हैं मुख्य खनिज लवण और कुछ आपको बताए गौण खनिज लवण। मुख्य के अंदर सबसे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में आज कंटिन्यू करते हैं कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम है, कैल्शियम इसमें आपको बताया कि कैल्शियम और क्या बताया, उसके कार्यों पर चर्चा करते हैं। कैल्शियम के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कैल्शियम का मुख्य कार्य है वो है अस्थियों और एवं दांतों का निर्माण। अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अस्थियां हैं हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। जो हमारे सॉफ्ट अंग होते हैं, कोमल जो अंग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी अस्थियां ही करती हैं। अस्थियां क्या होती है, गड्ढे की तरह होती हैं। जो ये गड्ढे होते हैं इनके अंदर क्या है, जो हमारे कोमल तंतु होते हैं, कोमल जो अंग होते हैं वो इनके अंदर छिप जाते हैं, यानी इनको कवर करने का जो कार्य है, इनको प्रोटेक्शन देने का या आवरण करने का कार्य है वो कौन करता है, अस्थियां ही करती है। इसीलिए अस्थियों के द्वारा, जैसे कि हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, मस्तिष्क है, ये सुरक्षित रहते हैं। इन कोमल अंगों को जो बाहरी चोट होती है, दबाव है, झटकों आदि से सुरक्षा करना आवश्यक है। अस्थियां इन कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों के साथ मिलकर अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करते हैं। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु में अस्थियों के निर्माण के लिए प्रोटीन मैट्रिक्स बनना प्रारंभ हो जाता है और उस अवस्था में जो प्रोटीन मैट्रिक्स होते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ये जो मुलायम और लचीले होते हैं, धीरे धीरे बालक की वृद्धि के साथ साथ ये कठोर हो जाते हैं और उपास्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। और उपास्थिति किसमें चेंज हो जाती हैं, अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का जब जमाव इनके अंदर होने लग जाता है तब जाकर क्या है, ये हार्ड हो जाती हैं और जो प्रोटीन मैट्रिक्स हैं वो कड़े हो जाते हैं और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस आकर जमने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अस्थियां हैं वो हमारी कठोर होने शुरू हो जाती हैं। अस्थियों की भांति ही दांतों में भी कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा विद्यमान रहती है। दांतों के इनेमल भाग में 99.5% अकार्बनिक लवण होते हैं। जो दांत होते हैं उनके अंदर इनेमल जो भाग होता है उनमें 99.5% क्या होता पाया जाता है, इसमें अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण जिसमें 36% कैल्शियम तथा 17% है वो क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। 36% इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम, और
अंदर फास्फोरस पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम और फास्फोरस इतनी मात्रा में इनके दांतों के अंदर पाए जाते हैं। अब अस्थियों में स्वयं अपनी मरम्मत कर लेने और पुनर्निर्माण कर लेने की क्षमता विद्यमान होती है। अतः जब कभी भी अस्थियों में चोट लग जाती है अथवा यांत्रिकी कारणों से यानी कि मैकेनिकली अगर वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो पुनर्निर्माण उनका हो जाता है, परंतु दांतों में ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो दोबारा से वो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो जुड़ जाती है, लेकिन दांतों के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमारे दांत चोट के कारण या गिर जाने से टूट जाए तो वो दोबारा उनका पुनर्निर्माण की क्षमता उनमें विद्यमान नहीं होती है। अतः दांतों के सड़ने या फोड़र होने पर वह पुनः नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनमें पुनर्निर्माण क्रिया नहीं होती है। यद्यपि कुछ खनिज लवणों का आदान प्रदान दांतों के इनेमल वाले भाग एवं लार के बीच में होता है। ये तो था कैल्शियम का सबसे मुख्य कार्य। अब आता है इसका जो अगला कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक है। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक। कैल्शियम की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि एवं विकास है वो बाधित हो जाता है। यद्यपि कैल्शियम का शारीरिक वृद्धि एवं विकास में प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यह देखा गया है कि भोजन में कैल्शियम का प्रभाव, कैल्शियम की कमी का जो प्रभाव है वो प्रोटीन पर पड़ता है, और यदि भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। आपको बताया कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास में ये मदद करता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आपको बताया नितांत आवश्यक है। प्रोटीन की मात्रा कम होने से सामान्य वृद्धि वहीं पर रुक जाती है और शारीरिक वृद्धि और विकास में बाधा पहुंचाती है। अगला जो इसका फंक्शन जैसे कि क्या है, सबसे अगला जो इसका कार्य जैसे कि नियामक कार्य है, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। नियामक कार्यों के अंतर्गत आ जाएगा जैसे रक्त जमने में सहायक। रेगुलेटरी जो फंक्शन है, नियामक कार्य में आ जाएगा हमारा रक्त जमने में सहायक। रेगुलेटरी फंक्शन में रक्त जमने में, कट जाने या दुर्घटना हो जाने पर शरीर से बाहर रक्त निकलने लगता है। यदि अधिक मात्रा में शरीर से रक्त बाहर निकल जाता है तो निश्चित ही इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः रक्त का जमना जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब कभी भी शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है या कट जाती है तो उस स्थान से रक्त बहने लग जाता है, आप देखते हैं, परंतु 5-7 मिनट में ही वह रक्त का बहना बंद हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इस वजह से खून है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे रक्त वाहिनियों की नलिकाएं हैं उनका मुंह बंद हो जाता है और वो क्या करती हैं, रक्त को बाहर निकलने से रोक देती है। रक्त का जमना है वो प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक प्रक्रिया है
परंतु चोट लगने अथवा कट जाने पर आप देखते हो कोई भी इलाज नहीं करते, कहीं से चाकू वगैरह की हमारे लगती रहती है, छोटी मोटी बार बार हमें चोटें लगती रहती है, खून भी निकलता है, लेकिन आप देखते हैं कि स्वतः ही अपने आप ही वो क्या है, ब्लड रुकना बंद हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकृति की देन है कि ब्लड रुकना अपने आप ही बंद हो जाता है। रक्त में उपस्थित बिंबाणु तथा कुछ रक्त जो फैक्टर हैं उनमें रक्त फैक्टर क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन और नामक एक पदार्थ का निर्माण करता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के लिए कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनकर तैयार हो जाता है तब थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्टेन जो एंजाइम है तथा कैल्शियम आयन की सहायता से प्लाज्मा में जो उपस्थित एंटीप्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देते हैं तथा प्लाज्मा में उपस्थित हिप्रेन ही एंटीप्रोथ्रोम्बिन होता है, जो रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त को जमने से रोकता है और रक्त वाहिनियों के भीतर क्या कर देता है, रक्त निर्बाध रूप से निरंतर बहता रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैल्शियम क्या कार्य करता है, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो इसका कार्य है, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, हमारी कैल्शियम करता है। मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य, उनको फैलना और सिकुड़ना दोनों ही कार्य कौन करता है, कैल्शियम की सहायता से किया जाता है। इनको क्रियाशील बनाए रखने में ये सहायता करता है। जब कभी भी मांसपेशियों में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम हो जाती है, जितनी आवश्यकता होती है अगर उससे कम हो जाती है तो मांसपेशियों में क्षोभ होना शुरू हो जाता है और शरीर की मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होने लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टिटेनी कहा जाता है। आप बोलते हो बाइंटे जिनको बोलते हो वो किसके कारण होते हैं, हमारे शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब क्या हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टिटेनी हो जाता है। मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है और इससे ऐंठन के कारण बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लग जाती है। इस रोग में हाथ पैरों की पेशियों में भयंकर पीड़ा एवं दर्द होने लग जाता है। कभी कभी तो रोगी को इतनी पीड़ा होती है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से अतः तत्कालिक उपचार के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में उसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जिससे उसके लिए फायदेमंद और लाभदायी होता है। तो मांसपेशियों के संकुचन और नियंत्रण के लिए भी हमारे क्या है, कैल्शियम आवश्यक होता है। हृदय की गति को संतुलित बनाए रखना। बनाए रखने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हृदय की मांसपेशियों के सामान्य संकुचन के लिए उन्हें आवर्त किए तंतुओं के तरल पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का रहना और उनका आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हृदय की मांसपेशियों को संकुचन को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स की क्रिया में सहायक
एंजाइम की क्रिया में कैल्शियम सहायता करता है। कुछ एंजाइम को सक्रिय बनाने के लिए कैल्शियम सहायक होता है, जैसे कि छोटी आंत में अवशोषण क्रिया में कैल्शियम सहायता प्रदान करता है। क्लोम जो ग्रंथि होती है पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन के स्रावण में कैल्शियम सहयोग करता है। कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के पाचन में भी कैल्शियम सहायता करता है। तो इस प्रकार से एंजाइम्स की क्रिया में ये सहायता करता है। और क्या फंक्शन है इसके? ये कोशिका भित्तियों की प्रवेश्यता बनाए रखता है, नाड़ी केंद्र एवं नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को भी बनाए रखता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति में ही द्रव्यों के आने जाने को नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, यह पौष्टिक तत्वों के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम लेसिथिन तथा फास्फोलिपिड को नियंत्रित के साथ ये संयुक्त रूप से मिलकर पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। और क्या कार्य करता है ये? तो अभी इसके कितने फंक्शन हुए? इसके रेगुलेटरी फंक्शन थे ये वाले, मांसपेशियों के संकुचन में, हृदय की गति को संतुलित बनाए रखने में, एंजाइम्स की क्रिया में सहायक, कोशिका भित्तियों के लिए सहायक है और नाड़ी केंद्र एवं तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ये इसके क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, नियामक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम सर्वाधिक किसके लिए आवश्यक होता है, कैल्शियम का सबसे मुख्य कार्य क्या है, तो कैल्शियम का सर्वाधिक मुख्य जो कार्य है वो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में यह सहायता करता है। बाकी कार्य इसके बाद के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो इसका है दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए यह अति आवश्यक होता है। तो इसके बाद कैल्शियम की कमी के प्रभाव, कैल्शियम की कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि अलग अलग अवस्था में कैल्शियम की कमी से अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो इसकी कमी देखी जाती है शैशवावस्था में। अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रभाव है। तो सबसे पहला है इसका शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो सबसे पहला इसका है ये क्या करता है, शैशवावस्था वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। और यदि बच्चों को कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता तो क्या हो जाता है, उसको खाने को ना दिया जाए तो कैल्शियम की कमी से कई प्रकार के लक्षण हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों की वृद्धि की गति रुक जाती है, उनकी बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों में जो कैल्सिफिकेशन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, फलस्वरूप अस्थियों की वृद्धि है वो रुक जाती है। शरीर में अगर कैल्शियम गड़बड़ा जाता है, नकारात्मक कैल्शियम संतुलन हो जाता है, तो इस दशा में कैल्शियम विसर्जन की जो मात्रा कैल्शियम के शोषण की मात्रा से अधिक हो जाती है। शिशु के दांत देरी से निकलते हैं, दांतों की जो रचना है वो बेडौल हो जाती है इसकी कमी से। कैल्शियम का जो प्रभाव है शिशु की खोपड़ी के अस्थि पर भी पड़ता है। सिर के आगे पीछे की हड्डियां हैं वो उभरी हुई दिखाई देने लग जाती। कई बच्चों में आप देखते हैं कि सिर की जो हड्डियां होती हैं वो कोने से निकले हुए होते हैं, जो किसके कारण है, कैल्शियम की कमी का प्रभाव होता है। शिशु की छाती छोटी हो जाती तथा बीच में एक गड्ढा सा दिखाई देने लग जाता है। पसलियां मुड़ जाती हैं, छाती का आकार है वो कबूतर की छाती के समान हो जाता है, जिसे कबूतर की छाती रोग भी कहा जाता है। अस्थियों में से कैल्शियम के अत्यधिक विसर्जन होने से
अस्थियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। फलस्वरूप हाथ पांव पतले होने लग जाते हैं, उनके हाथ पैरों की अस्थियों में दृढ़ता एवं मजबूती नहीं रहती है। ये तो थे हमारे शैशवावस्था में। प्रौढ़ावस्था में क्या कमी के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो प्रौढ़ावस्था होती है इसकी कैल्शियम की कमी से ओस्टोमलेशिया नामक रोग इसमें हो जाता है। प्रौढ़ों में जो कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है वो क्या कहलाता है, ओस्टोमलेशिया कहलाता है। ओस्टोमलेशिया रोग कहलाता है। इसमें यह प्रौढ़ जो हो जाते हैं, यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक देखने को मिलता है। इस रोग में शरीर की अस्थियों में कैल्शियम का विसर्जन अधिक होने लग जाता है, यानी कि डीकैल्सिफिकेशन अधिक हो जाता है, इसकी डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया बढ़ जाने से हड्डियां हैं वो कमजोर और दुर्बल हो जाती हैं। ओस्टोमलेशिया से ग्रसित रोगी को यदि हल्की सी चोट लग जाती है तो हड्डियां हैं वो अस्थियां हैं टूट जाती हैं तथा देरी से जुड़ती हैं। कूल्हे तथा छाती की हड्डियां बेडौल हो जाती हैं। इस रोग के उपचार के लिए उसको कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा देना आवश्यक होता है। गर्भावस्था एवं स्तन्यदान अवस्था में गर्भावस्था तथा स्तन्यदान की जो अवस्था है उसमें भी क्या करवाना पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना अति आवश्यक होता है। यदि गर्भवती माँ को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, यानी कि गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से ही कैल्शियम का अवशोषण करने लग जाता है, जिससे क्या होगा, माता के शरीर से कैल्शियम का अवशोषण होने लग जाएगा। तो माता के जो गर्भस्थ शिशु माता के श्रोणी मेखला की अस्थि से ही अपनी कैल्शियम संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने लग जाता है, और जिससे क्या होता है, गर्भवती स्त्री की श्रोणी जो है श्रृंखला वो संकुचित हो जाती है और उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में गर्भवती माँ का सामान्य प्रसव करवाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर उसका क्या केसेस बढ़ जाते हैं, उसका सामान्य प्रसव की अपेक्षा उसको जो ऑपरेशन से यानी सिजेरियन उसकी डिलीवरी करवाई जाती है, बच्चे का जन्म करवाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिशु की शल्य क्रिया के द्वारा जन्म करवाया जाता है, जो कि अधिक खर्चीला एवं कष्टदायक होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से रोग हो जाता है जिसे ओस्टोपोरोसिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ओस्टोपोरोसिस रोग कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था में कौन सा होता है, अधिकतर स्त्रियों में रोग हो जाता है ओस्टोमलेशिया, और वृद्धावस्था में ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। और इसमें क्या है, इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लग जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लग जाती हैं और टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ नहीं पाती है और ऊबड़ निकल जाता है, कमर झुक जाती है और हाथ पैरों के जो जोड़ होते हैं उनमें पेन रहना यानी कि दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, पीड़ा अधिक होने लग जाती है। ये है ओस्टोपोरोसिस। तो प्रौढ़ावस्था में कौन सा रोग हो जाता है, आपको फिर से बता देती हूँ। शैशवावस्था में बढ़वार रुक जाती है, अस्थियों का कमजोर एवं निर्बल हो जाती है, दांतों का देरी से निकलना होता है,
सिर की हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। प्रौढ़ावस्था है उसमें ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। और गर्भावस्था एवं स्तन्यदान की अवस्था में अगर माता को भरपूर मात्रा में कैल्शियम ना दिया जाए तो उसकी जो पेल्विक होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है और वो सिकुड़ जाती है। उस वजह से उसकी नॉर्मल जो डिलीवरी है, सामान्य प्रसव है, वो करवाने में दिक्कत होती है। फिर शल्य क्रिया के द्वारा उसको बच्चे को जन्म दिलवाया जाता है। तो ये थी गर्भावस्था और स्तन्यदान की अवस्था में कैल्शियम की कमी का प्रभाव। फिर आता है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में ओस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे हड्डियां निर्बल और कमजोर हो जाती हैं और इसमें क्या हो जाता है, रक्त का थक्का देरी से बनता है, ऊबड़ निकल जाता है और टिटेनी नामक रोग भी हो जाता है। टिटेनी नामक रोग में क्या बताया आपको, मांसपेशियों में सिकुड़न होने लग जाती है जिससे बहुत ज़्यादा ऐंठन और पीड़ा होने लग जाती है, जिसकी वजह से जिसे क्या कहते हैं, टिटेनी नामक रोग इसको कहा जाता है। तो ये थे इसकी कमी के प्रभाव। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज ओके बाय, हैव ए नाइस।